हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ 2023 का। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो ये पहला सवाल है। इसका पहला है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका सा हो सकता है और क्यों। दूसरा है, आपके शहर में पानी कहाँ से आते हैं। तीसरा है, आपके देश में कुल कितनी राजधानी है। और चौथा है, आपके देश के नाम मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो समालोचनात्मक चिंतन के बात जो आती है तो उसमें होता है बच्चा अपने अनुभव के बात में बता सके, जो एक से ज़्यादा उत्तर हो, ऐसा प्रश्न ढूंढना है। तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, इसके ही ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और दूसरा है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तो ये एक ही उत्तर होता है। और आपके देश के कुल कितने राजधानी हैं, कितने राज्य हैं, तो ये एक ही उत्तर हो सकता है। और आपके देश का नाम मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति, इसका भी एक ही है। तो है, एक ही है। चलिए, तो आगे दूसरा सवाल है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो पहला है, प्रमाण की तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा है, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। और तीसरा है, समालोचनात्मक चिंतन के प्रमाण के अप्रासंगिक होता है। और चौथा है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ से चलते चौथा वाला, व्यक्तिगत राय और पक्ष के प्रमाण की उपेक्षा नहीं की, निंदा नहीं करना चाहिए, ये गलत हो गया। और समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक नहीं है, ये भी गलत हो गया। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी गलत हो गया। और प्रमाण के तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर ए पहला सही है, उत्तर पहला सही है। तो आगे चलते हैं, समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। इसमें समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। समावेशी शिक्षा होते जो हर बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो पहला है, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। और चौथा है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के प्रमाण स्वरूप पाठ्यचर्या का लचीलापन करना चाहिए। तो उत्तर होगा डी ऑप्शन, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिमाण स्वरूप पाठ्यचर्या और लचीलापन करना चाहिए। तो ये ज़रूरत के हिसाब से व्यक्तिगत को बदला जा सके उसे है। और ये तीसरा है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए, ये गलत हो गया। क्योंकि विशेष आवश्यकता उसे कहते हैं जो विकलांग होता है, ये होता है, उसके लिए विशेष कई होता है। और दूसरा, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण वर्गीकरण करना चाहिए, नहीं समावेशी कक्षा में वर्गीकरण नहीं किया जाता है, पृथक्करण, ये दोनों नेगेटिव है। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या का उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। मानक मतलब सबको एक जैसा, समावेशी कक्षा है विभिन्न तरीक़ा से, मतलब सभी बच्चे हर जैसा होता है, अलग अलग होता है, तो सब बच्चा को अलग अलग मूल्यांकन लिया जाता है। मानक पाठ्यचर्या नेगेटिव टैग वर्ड है। मानक पाठ्यचर्या का मतलब हो गया सबको एक जैसा ही और देखना। तो चौथा सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए।
तो अभिकथन है, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की दृष्टि में विभिन्नता है। तो ये सही है, दोनों को अलग अलग। लेव वाइगोत्स्की कहता है कि पहले भाषा विकास आता है, इसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता है, और पहले भाषा से ही संज्ञान बढ़ता है। और जीन पियाजे कहता है पहले संज्ञान बढ़ेगा, इसके बाद भाषा बढ़ेगा। तो ये दोनों में अपने आप में भिन्न है, दोनों अलग अलग, यह दोनों रचनात्मक मनोवैज्ञानिक है। और दूसरा कारण है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थियों को स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। तो दूसरा भी सही है, दूसरा कारण भी इसका सही है, लेकिन ये दोनों व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये हो गया जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के टॉपिक से, और ये हो गया खोज अधिगम, मतलब करके सीखना, ये सब होता है, इसके दूसरे में हो गया। तो इसीलिए कारण नहीं मिलता है, व्याख्या नहीं मिलता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पाँचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विद्यार्थियों के सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होता है। पहला है समझ की अग्रवर्तित गहनता, ये सही है। और दूसरा है सीखने की तेज़ी गति, ये भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए अच्छा है। और तीसरा है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ये नहीं है। समालोचनात्मक वाले बच्चा होता है अपने आप पे तीसरा है समझ के लिए दूसरे पर अधिक निर्भरता। तो ये है समालोचनात्मक बच्चे हो, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे, वो दूसरों पर अधिक निर्भर नहीं रहता है, तो ये गलत हो गया। और डी है शारीरिक विकास की तेज़ी। इसके सृजनात्मक बच्चे को, प्रतिभाशाली बच्चे को शरीर से कोई लेना देना है, किसी को शरीर बड़ा रहता है मगर दिमाग नहीं रहता है, दिमाग किसी को छोटा रहता है, उसके शरीर और दिमाग से कोई ये नहीं है। तो अगला सवाल है, श्रवण बाधित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है श्रवण बाधिता वाले बच्चे प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। और दूसरा है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज उपयोग करने की आवश्यकता होती है। और तीसरा है बच्चे के पास तेज़ आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की क्षमता का विश्वसनीय और तौर पर अक्षमता श्रवण बाधित का विश्लेषणीय तौर पर परीक्षण किया जाना चाहिए। और चौथा है श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो इसमें आंसर हो गया, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि श्रवण बाधित वाले बच्चे प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि श्रवण बाधित वाले बच्चे को जो साइन लैंग्वेज होता है वो सिखाई जाती है स्कूल में। और दूसरा है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज, ये अपने आप में जो माहौल में जो रहता है, अपने आप जो इशारा करके बोलता है, उन लोगों के अपनी एक अलग ही भाषा होती है, उसको ये कर सकते। तो ये ऑप्शन नंबर पहला सही है, तीसरा ये तीनों गलत है। तो आगे जाते हैं। 7वां सवाल है समावेशन के संदर्भ में सीखने की अपेक्षाएं खाली स्थान में समान है जबकि खाली स्थान में भिन्न है। तो इसका संवर्ध गति, पहला ऑप्शन है संवर्ध गतिवर्धक, और दूसरा है संशोधन समायोजन, और तीसरा है गतिवर्धक संवर्धन, और चौथा है समायोजन संशोधन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा संशोधन और समायोजन। गतिवर्धन तो गलत ही हो जाएगा, इसमें भी है और इसमें भी है, तो गतिवर्धन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा संशोधन के समान होता है जबकि समायोजन में भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगला चलते हैं।
अगला है संरचनावादी। 8वां सवाल है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये नेगेटिव प्रश्न पूछा है, तो सही नहीं है। यह ज्ञान व्यक्तिपरक है और शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। और तीसरा है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। और ज्ञान बहुलवादी और बहुविधि है। तो ये इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। नेगेटिव पूछा है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित नहीं किया, आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहिए। इसको बाहरी रूप से, ये बाह्य कारण हो गया। इसके ज्ञान का व्यक्तिपरक ये करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में रचना करना चाहिए। और ये ज्ञान बहुत सारा होता है, इसे क्यों होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो अंदर से मोटिवेशन होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो निम्नलिखित शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना चाहिए। और व्यक्तिगत, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक विद्या यंत्र बजाना चाहिए। तीसरा है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। और पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंतरिक अभिप्रेरणा वाले सवाल आएंगे, तो यहाँ पे जो इसमें देख लीजिए आनंद, संतुष्टि, रुचि, ये सब जो आएगा ना, यहाँ पे वही प्रश्न सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में आता है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ये बी ऑप्शन सही है। इसका टैगवर्ड है रुचि, आनंद, संतुष्टि, योग्यता बढ़ाने के लिए, ये सब होता है। तो ये पुरस्कार, ये डांट कर बच्चा को नहीं, ये गलत हो गया। और पहला भी गलत है। बच्चों को कंपटीशन नहीं करवाएंगे। बच्चों को सबको मिलजुल कर सिखाना चाहिए। बच्चों में कंपटीशन, तुलना नहीं करना चाहिए। तो 9वां सवाल हो गया। और 10वां में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला अभिकथन है शिक्षकों को विद्यार्थियों को विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादियों को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और दूसरा है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य कि विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। और रूढ़िवादी को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए, दोनों सही है। और व्याख्या, एक दूसरे के व्याख्या, शिक्षा के एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो व्याख्या भी सही, दोनों का व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या दोनों एक ही टॉपिक पर जो रहता है उसका भी व्याख्या सही रहता है। तो आगे चलते हैं। 10वां सवाल है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला अभिकथन है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विश्लेषण जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादियों को तोड़ने के लिए, ये एक ही सवाल आ गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। महारत लक्ष्य होता है, महारत उन्मुखी वाले बच्चे वो होता है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा, मोटिवेशन हो, जो अपने की योग्यता बढ़ाने के लिए ये सब। और प्रदर्शन मुख्य लक्ष्य वो बच्चा होता है जो बाह्य कारण से ये होता है, जैसे लालच, ये सब की वजह से पढ़ना। तो पहला है महारत लक्ष्य विफलता से बचने के पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरे के अनुमोद और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। और तो ये गलत हो गया पहला। और दूसरा है महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य को समझ और सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने के बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि महारत उन्मुखी वाला बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है और प्रदर्शन वाले बाह्य कारण से प्रेरित रहता है। तो पुरस्कार पाने के लिए, दिखावा करने के लिए, ये सब होता है प्रदर्शन उन्मुखी वाले बच्चे।
तो बी ऑप्शन सही है। तीसरा है महारत लक्ष्य दूसरों को अनुमति प्राप्त करने के लिए। महारत अपना आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, दूसरों के दिखाने के लिए नहीं होता है। और महारत लक्ष्य दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं, ये भी गलत है। प्रतिस्पर्धा वो कंपटीशन नहीं करता है, दूसरों को ये नहीं करता है। तो आगे चलते हैं। आगे 12वां भाई बहन में रिश्तों का किंग। तो माता पिता और साथियों के साथ संबंध में भिन्न होता है और बाल्यावस्था में सामाजिक में महत्व भूमिका निभाते हैं। और माता पिता के साथियों के साथ संबंधों के समान और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तीसरा है केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चौथा है सामाजिकरण के अधिक भूमिका नहीं निभाते। तो ये तो गलत है और ये केवल वाला भी गलत है, बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। और इसमें कह रहा है भाई बहन रिश्ते में विभिन्नता क्या है, तो इसको संबंध में भिन्न होता है। माता पिता से व्यक्तित्व विभिन्नता में जो पढ़ाते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता, वही सब अपने अपने अलग अलग कोई ना कोई डिफरेंस रहता है। और बाल्यावस्था सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सामाजिकरण भाई बहन। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है, ये गलत है। और आगे है प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित कथन और कारण पूछा है। तो अभी कथन है बच्चों के बीच विकसनात्मक दरों की काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है, तो ये सही है। और दूसरा है कारण है विकसनात्मक अंतर आनुवंशिकता और अनुभावनात्मक विविधताओं के जटिल अंतःक्रिया के एक अनिवार्य परिणाम है, तो ये भी सही है। और दोनों एक ही टॉपिक से दोनों व्यक्तित्व विभिन्नता से ही पूछा है। ये अनुभवनात्मक है, यहाँ पे वातावरण के जगह ये अनुभवनात्मक दे दिया। अपने अनुभव वातावरण में अनुभवित करते हैं, तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। आगे है 14 निम्नलिखित कथनों में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूलन वातावरण में वंचित रहते हैं, वो बाद में जीवन में भाषा चुनने की थोड़ी कठिनाइयाँ होती है। ये तो कठिनाइयाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर है भाषा विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता निर्भर है, तो ये नहीं, गलत होगा। पूरी तरह से आनुवंशिक वातावरण से भी सीखते हैं। और भाषा की अनुभूति जटिल रूप से पारस्परिक संबंधित है। और तीसरा है विकास अव्यवस्थित और अप्रासंगिक होता है, भाषा विकास की एक संवेदनशील काल है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, डी ऑप्शन राइट होगा। तो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वह विद्यार्थी जो पठन विकल्प से जूझ रहे हैं वो पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन विकल्प से जूझ रहे बच्चे जिसको पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, जैसे एम को डब्लू समझ लेते हैं, उसे इस तरह के वाक्य को पढ़ने में दिक्कत होता है। तो पहला है उन्हें कई विकसनता अध्ययन के करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये गलत हो गया। बच्चों के ग्रेड स्तर ये भी गलत हो गया। सुधारणात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, तो गलत ही है। और प्रणाली धन्यवाद शिक्षक के माध्यम से ये ध्यानात्मक प्रणाली से माध्यम से पढ़ाना चाहिए कि बच्चा ये है। तो चलिए यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन था, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।